हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास तथा समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। इसकी पिछली क्लास पार्ट 1 जो था उसमें मैं आप सभी को पाश्चात्य समाजशास्त्रियों एवं संघर्षवादी विचारकों पर आधारित था। उसी का ये अगला पार्ट 2 है। वो 150 क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आया हूँ आप सभी के बीच। तो ये 150 सीरीज में आपको 50-50 क्वेश्चनों का मैं करा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन करा दिया जो ये पाश्चात्य समाजशास्त्रियों पर था। ये अब पार्ट 2 जो सीरीज है पार्ट 2, इसके बाद पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी आप सभी के बीच लेकर आऊँगा ताकि 150 क्वेश्चन आप सभी का पूरा हो। क्योंकि प्रश्न यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी का हो, जो है यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं आपके। अगस्त काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, टालकट पार्सन, मेलिनोव्स्की, विल्फ्रेडो पेट्रिक सोरोकिन, टर्नबी, एंथोनी गिडेंस, इमाइल दुर्खिम, रॉबर्ट किंगबर्टन, आगबर्न, टानिज, रिटकिल ब्राउन, डेनियल बेल, किंग्सले डेविड, लुई बर्थ, लिविस कोजर, चार्ल्स हटन, कुले, राल्फ डेंडार्फ इत्यादि जो आपके विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, फिलासफर यानी कि दर्शन शास्त्री हैं, यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको इन राइटरों को लेकर आया हूँ। और ये राइटर ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट के सिलेबस में है, यानी किसी एक प्रदेश की। ये राइटर आप मिलान कर लीजिएगा, आपको चाहे आप बिहार स्टेट से तैयारी कर रहे हों या यूपी से हों या मध्य प्रदेश से हों, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान, किसी भी स्टेट से, आप उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड से हों, हर स्टेट में ये आप देखेंगे आपके सिलेबस में मिल जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। आप सब ये मत सोचिएगा कि ये एक स्पेशली विशेष स्टेट के लिए प्रश्न उत्तर है। ये हर स्टेट में, हर आयोग में जो है, हर बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी के। तो आप लोग जो समाजशास्त्र विषय से तैयारी करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, सभी के लिए प्रश्न उत्तर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यूपी गवर्नमेंट की फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक न्यूज़ है, आप लोग को जानकारी हो गई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के जो शिक्षा चयन आयोग है उसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। उसके नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे मैडम हैं। वो हैं गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी की हैं, जो कि वो आप लोगों की खुशी की बात ये है कि ये जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र विषय की ही प्रोफेसर हैं। तो आप उम्मीद की किरण जगी है आप लोगों को जो यूपी से हैं, खासकर जो यूपी से फार्म भरते हैं टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनके लिए विशेष न्यूज़ है। हालांकि मैं आप सभी के लिए एक न्यूज़ बना के डाल दिया हूँ, एक क्लास आप देख लीजिएगा, 7-8 मिनट का वीडियो है आपकी जानकारी के लिए, ऐसा नहीं है, उसमें पूरी जानकारी दे दिया हूँ। और आज आइए देखते हैं, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं आज आप सभी का प्रश्न उत्तर नंबर एक क्या है। एक प्रश्न उत्तर नंबर आपका कितना होगा, संभवतः 51 नंबर ये प्रश्न उत्तर। हाँ, ये फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, ये 51 नंबर प्रश्न उत्तर आपका है। तो 51 नंबर प्रश्न उत्तर देखिए। और आप लोग जो पढ़ाई में नहीं लगे हों, पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि हर स्टेट के देख रहा हूँ मैं फार्म इधर आ गए हैं, और जो फार्म पड़े हैं एग्ज़ाम संभवतः होने वाले हैं। और आप लोग तैयारी अच्छी रहेगी तो ठीक रहेगा। और आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह करते रहिए और पढ़ते भी रहिए। आप लोगों ने पिछली क्लास में हमें जो है काफ़ी प्यार और सहयोग प्रदान किया। उसी उम्मीद के साथ मैं ये आपको ये क्लास लेकर आया हूँ पार्ट 2 का। इसमें भी आप लोग काफ़ी प्यार और सहयोग करेंगे। और एक चीज़ और है, आप लोग इस क्लास शुरू होने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक ही हमारी ताकत है। और शेयर करने से क्या है, इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और फ्रेंड्स को मिल सकेगा। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा आप लोगों को हमारी नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जाएगा। आइए आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आते हैं, देखते हैं अब आप सभी के ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 51 है, पार्ट 1 मैंने बता दिया, पार्ट 2 का है। प्रश्न नंबर 51 नंबर है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान नहीं है, यानी कौन सा एक सही मिलान नहीं है। इसमें जो ABCD 4 ऑप्शन हैं, चारों में जो है 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो कह रहा पहचान कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आप देखिए, ध्यान दीजिएगा आप सब। उद्विकास कह रहा, उद्विकास जो ऑप्शन ए उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर बता रहा, ऑप्शन बी उद्विकासवादी क्रांति मैक्स वेबर, ऑप्शन सी चक्रीय उद्विकास पैट्रिक सोकिन,
ऑप्शन डी कह रहा सतत क्रांति गाड्स चाक का। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा जो सही मिलान नहीं है? आप सब इसका सही आंसर बताइएगा 51 नंबर का प्रश्न का। तो इसका जो आप क्या है उद्विकासवादी जो है ये किसका दे रखा है? ऑप्शन बी उद्विकासवादी जो ही मैक्स वेबर महोदय का नहीं है। ये आपका ऑप्शन बी जो है उद्विकासवादी मैक्स वेबर महोदय का नहीं है। तो ये फिर किसका है जो है? ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये फिर किसका है? मैक्स वेबर का नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस बार जो उद्विकासवादी की बात क्रांति की बात करते हैं ये आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं। किसके जगह? ये मैक्स वेबर के जगह जो है हो जाएंगे आपके कार्ल मार्क्स महोदय आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये उद्विकासवादी क्रांति कार्ल मार्क्स महोदय का है। और बाकी आपका ऑप्शन ए जो है ये ऑप्शन ए उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर का सही है। ऑप्शन सी है चक्रीय उद्विकास पैट्रिक सुरकिन महोदय का, ये भी सही है। ऑप्शन डी सतत क्रांति गाड्स चाक का, ये भी सही है। तो आप सब क्लियर रहिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 52 आपका क्या कह रहा है? 52 कह रहा है अगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र को कौन से दो भागों में विभाजित किया है? कौन? ये अगस्ट काम्ट महोदय हैं। कह रहा है कि समाजशास्त्र को कौन से दो भाग में विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक गतिकी। ऑप्शन बी कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति। ऑप्शन सी कह रहा है सामाजिक संगठन तथा सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रगति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जिसको अगस्ट काम्ट महोदय ने दो भागों में विभाजित कर रखा है? तो आप लोगों को जानकारी हो ही गई होगी, जो हमारे आप सब में जो पढ़ाई कर रहे हैं बराबर, उन सबको इसका आंसर सुलभता से पता हो गया होगा, क्योंकि ये अगस्ट काम्ट महोदय से हर जो है आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं अगस्ट काम्ट महोदय से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अगस्ट काम्ट महोदय काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो इनको तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर आप सब जान लीजिए सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक गतिकी होगा। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन ए सामाजिक स्थिति तथा सामाजिक गतिकी होगा, ये आंसर है। क्योंकि ये जो आपके हर्बर्ट स्पेंसर ये अगस्ट काम्ट महोदय हैं, सॉरी फ्रेंड, अगस्ट काम्ट महोदय हैं, ये क्या कहते हैं सामाजिक स्थिति के अंतर्गत मानते हैं कि वो इसके अंतर्गत वो बृहद संस्थाएं और संस्थात्मक जो जटिलता को सामाजिक विश्लेषण के रूप में ये देखते हैं। कहते हैं इसके अंतर्गत आपकी परिवार, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आ जाती है। और सामाजिक गतिशीलता में ये बताते हैं कि विकास और परिवर्तन पर बल देते हैं आपके अगस्ट काम्ट महोदय। किस पे? विकास और परिवर्तन पर, सामाजिक गतिशीलता में यानी सामाजिक गतिकी में। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 53 है दुर्खिम ने अपने किस अध्ययन में प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन कर इसे सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? कि कौन? ये इमाइल दुर्खिम महोदय कह रहे हैं कि किस अध्ययन में प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन कर इसे सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है। ऑप्शन ए दे रहा डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ऑप्शन बी दे रहा दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ऑप्शन सी कह रहा दी सुसाइड। ऑप्शन डी कह रहा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये सारी बुक्स हैं, बुक्स का नाम है आप जान रहे हैं, ये इमाइल दुर्खिम महोदय के बुक्स हैं। तो ये कह रहा है कि प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन इस सिद्धांत के रूप में किसमें, मतलब इस किस बुक में इन्होंने बता रखा है। इस प्रश्न का कहने का ऐसे यही है। तो ये आप बताइए किस बुक में प्रश्न नंबर 53 का इन्होंने बता रखा। तो आपको मैं जानकारी की बता दूँ, आप लोग कुछ फ्रेंड्स को इसका आंसर पता हो गया होगा। ये ऑप्शन बी जो आपका है, ऑप्शन बी, ये दी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, इसी में इन्होंने इसकी चर्चा किया है। कहा कि घटनाओं को एक स्वतंत्र इकाई के संदर्भ में देखे जाने की जो है अपेक्षा उन्हें किसी कार्य प्रणाली के अंतर्गत संबंधित भागों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
ये प्रकारात्मक रूप से द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड की बात करते हैं आपकी इमाइल दुर्खिम इसमें। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न आपका है, साविवी एकता का सूचक क्या है दुर्खिम के अनुसार। दुर्खिम के अनुसार कह रहा है ये साविवी एकता के बारे में जो इमाइल दुर्खिम बताए हैं जो है यांत्रिक एकता साविवी एकता आप पढ़े होंगे, तो ये दुर्खिम के अनुसार से इसमें से क्या है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है सुधारात्मक कानून, ऑप्शन बी कह रहा है दमनकारी कानून, ऑप्शन सी कह रहा है समरूपता, ऑप्शन डी कह रहा है सामूहिक चेतना। तो इसमें से क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 54 का। तो आप सब उत्तर बताइएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये आप देखिएगा, आप सब ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। साविवी एकता का सूचक क्या है, सुधारात्मक कानून है, ना कि दमनकारी, समरूपता, सामूहिक चेतना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनका कहना है आपके साविवी एकता के बारे में दुर्खिम का कि सुधारात्मक कानून साविवी एकता का एक सूचक है, जबकि दमनकारी कानून, समरूपता और सामूहिक चेतना ये यांत्रिक एकता का सूचक है। क्या यांत्रिक एकता का सूचक है? ये तीनों जो आपका है ये ABC ये जो है यांत्रिक एकता का सूचक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये यांत्रिक एकता का सूचक है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपका शक्ति अभिजन कह रहा है चार्ल्स मिल्स का बता रहा है, और शासक और कार्ल मार्क्स का बता रहा है, प्रतिषेधन समूह रिचमैन का बता रहा है। तो मुझे तो लग रहा है सभी सही है फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या सही है, जो है कौन सा सही है। क्योंकि ये देखिए शक्ति अभियोजन ये चार्ल्स मिल्स का है, ये शासक और कार्ल मार्क्स का, ये आप पढ़े ही जानिए। प्रतिषेधन भी समूह ये रिचमैन का, ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन डी ही होगा। आप सभी को जानकारी तो हो ही गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न कह रहा है आपका, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कानून व्यवस्था, ऑप्शन बी कह रहा है राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन सी कह रहा है आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार है। आप सब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आर्थिक व्यवस्था हो जाएगा। ये ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है, ऑप्शन सी आर्थिक व्यवस्था। हमारे और फ्रेंड्स के इसका आंसर पहले से पता हो गया होगा कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार मूल संरचना जो है आर्थिक व्यवस्था है। क्योंकि जो आपके मार्क्सवाद हैं आप इनको पढ़े ही हैं बढ़िया से। ये मार्क्स धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी और नैतिक सिद्धांतों में आस्था रखने वाले चिंतक थे। मार्क्स मुख्य रूप से पूंजीवादी समाज के सिद्धांतकार रहे हैं। क्योंकि ये आप जानते हैं ये पूंजीवादी को और ये मजदूर वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग ये बात करते हैं। अब जात वर्ग और सर्वधारा वर्ग की बात करते हैं हमेशा, सर्वधारा वर्ग की। क्योंकि ये इनको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार लोग देखते हैं, आप जानिए ना, मार्क्सवादी को मानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्योंकि काफ़ी विस्तार करने में फ्रेंड प्रश्न को काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो प्रश्न छूटने की संभावना रहते हैं। इसलिए प्रश्न शॉर्टकट बता के मैं आप सभी को आगे बढ़ता हूँ, जिससे अधिक से अधिक प्रश्न हो जाए, आप सबको एग्ज़ाम में इसकी फ़ायदा मिले। इस क्लास का अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है आप जो किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न उत्तर आएगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिलते ही हैं। फ्रेंड्स कुछ लोग आप देखते होंगे क्लास लेते हैं तो इस तरह बताते हैं आपको कि जैसे यही प्रश्न जो आपको बता रहे हैं यही एग्ज़ाम में आएगा ही, मतलब ये जो पढ़ा रहे हैं जैसे यही पेपर सेट कर रहे हैं, इन्हीं के पढ़ाया हुआ आएगा। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, आप सब पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जो पढ़ते रहे अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें से प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। और आप किताब तो पढ़ते ही हैं, जो है बाकी क्लास तो देखते ही हैं। तो आइए देखते हैं इस हिसाब से आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि ये किस विद्वान का मत है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणी संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ।
अब ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन ए दे रखा है हट्टन, ऑप्शन बी गोविंद सदाशिव घुरे, ऑप्शन सी आंद्रे बिंते, ऑप्शन डी श्यामाचरण दुबे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप प्रश्न देखिएगा। कह रहा है यह किस विद्वान का मत है, यानी किस समाजशास्त्री या किस ये थिंकर का मत है कि जात व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड है, आप लोग ध्यान दीजिए, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ये प्रश्न उत्तर जो मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि ये प्रश्न या तो एग्ज़ाम पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी परीक्षा में, या तो परीक्षा में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। उस लिहाज से ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए और कापी और पेन लेके बैठ जाइए। जो है उम्मीद करता हूँ बैठे ही होंगे कापी पेन लेके, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो ये आपके गोविंद सदाशिव घुरिये यानी GS घुरिये महोदय हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी है। ये कहते हैं कि जात व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। ठीक है, ये इन्हीं का कथन है GS घुरिये महोदय का। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है आपका 58 नंबर। कह रहा कि श्रम विभाजन परस्पर 58 कह रहा कि श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है। आप ध्यान दीजिएगा, आप जान गए होंगे श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह अवधारणा किसकी है। आपको आंसर पहले से पता हो गया होगा, मुझे पता फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों का आंसर जरूर पता होगा। ऑप्शन ए कह रहा है इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन बी कह रहा है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कह रहा है एडमंड स्मिथ, ऑप्शन डी कह रहा है कार्ल मार्क्स, है ना। तो इसका आंसर आप लोग बखूबी जान गए होंगे, ऑप्शन ए इमाइल दुर्कीम महोदय हैं, क्योंकि श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह अवधारणा इमाइल दुर्कीम महोदय की है। और ये जो इनकी पुस्तक है, आप ये भी जानते हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में इन्होंने लिखा है। ब्रिटिश लेखक हर्बर्ट स्पेंसर के इस तर्क का खंडन किया है इन्होंने। इसी में आप सभी को ये जानकारी हो, क्योंकि ये औद्योगिक समाज की सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तियों की निजी स्वार्थों के आधार पर निर्मित संविदात्मक समझौते के द्वारा ये बात करते हैं और उसी के द्वारा ये समझाते हैं श्रम विभाजन के बारे में। आप लोगों ने अच्छी से पढ़ रखा है इमाइल दुर्कीम, क्योंकि ये सभी के सिलेबस में है। यहाँ तक कि UG-PG में आप पढ़ के आए ही होंगे। तो यहाँ से प्रश्न अगर आ जाएँ तो फ्रेंड्स आपके जो है उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग इतना जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आइए देखते हैं यह किसका कथन है। कह रहा है, यह प्रश्न कह रहा है कि यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये कह रहा प्रश्न कि यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो आपका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स महोदय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब को पता हो गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न जितने हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, मैं लेके आ रहा हूँ और एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अब हर प्रश्न को ये बताना तो अच्छा नहीं लगता कि ये यूपी स्टेट में आया है, MP स्टेट में आया है, राजस्थान में आया है, हरियाणा में आया है, दिल्ली के स्टेट में आया है। तो आप लोग खुद मैं कह देता हूँ कि ये प्रश्न पूछा जा चुका, तो इसका मतलब ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, या तो आने की संभावना है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उसी को इसमें आप सभी के लिए क्लास लेकर आता हूँ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का। तो इसका आंसर आपको पता हो गया होगा, ऑप्शन बी है, ये मैक्स वेबर महोदय हैं आपके। ये कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है। निम्नलिखित में से किसका कथन है, ये कह रहा है। ये देखिए यहाँ से है, ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है। तो ऑप्शन ए है CH कूले यानी कि चार्ल्स हट्टन कूले, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है टाइनबी हैं, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स महोदय हैं। ठीक है, तो इसमें से ये किसका
कथन है कि ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है। इसका आंसर आप सभी को पता ही हो गया होगा, ये मुझे पता है क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार रिपीटेड है। यूजीसी नेट जेआरएफ में बराबर पूछा जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में, पीजीटी में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपके मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी, इसका भी आंसर आप लोगों को पहले से पता हो गया है, मुझे पता है अच्छे से। आइए देखते हैं ये क्लास में आप सभी का यह प्रश्न क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है। यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है। मुझे पता है इसका भी आप सभी का आंसर पता हो गया प्रश्न पढ़ते ही, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है लीविस कोजर, ऑप्शन सी है राल्फ डेननडॉर्फ, ऑप्शन डी है रैंडॉल्फ कॉलिंस महोदय। तो आंसर आप सब फट से इसका आंसर बताइएगा फटाफट, क्योंकि इसका आंसर लीविस कोजर महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी, ये देखिए आप लोगों को इसकी भी जानकारी है, मुझे पता, क्योंकि ये भी प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ जून 14 में आया है, ठीक है। और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर ही रहे होंगे, ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए आप सभी को इसका आंसर फटाफट मिल जा रहा होगा सभी का, जितने प्रश्न हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका। फ्रेंड्स, आप सबके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता। क्या कह रहा है? अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है। तो आप सब इसमें देखिएगा, ऑप्शन ए है जात, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी योग्यता, ऑप्शन डी उपलब्धि। ये प्रश्न हो सकता है हमारे कुछ मित्रों को ना पता हो, क्योंकि ये पीजीटी में पूछा जा चुका है। पीजीटी की तैयारी करने वालों को, जो अच्छे से कर रहे हैं उसको पता होगा, बाकी ये जो करते हैं नेट जेआरएफ का शायद उनको ना पता हो। तो इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ कि जाति जो होता है अनुलंब गतिशीलता का आधार नहीं होता है, क्योंकि जात ऊर्ध्वाधर गतिशीलता जात में संभव नहीं है। ये आप सब जानते हैं, क्योंकि आपके जो यमन श्रीनिवास महोदय हैं, ये कहते हैं संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जात उच्च जातियों की रहन सहन वेशभूषा जीवन शैली का अनुसरण कर अपनी ही जात में अपनी स्थिति सुदृढ़ करती है, ना कि जात संतरण में उच्च स्थान प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। तो आप जात व्यवस्था, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को पता ही हो गया होगा, ऑप्शन ए जात, ये अनुलंब गतिशीलता का आधार नहीं होता। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया ए बी सी डी, इसमें से ये भी मिलान ही है, तो इसमें से कौन सा एक सही मिलान नहीं है, बाकी सही है। तो यही कह रहा है कि इसमें से कौन सी सही जोड़ी नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है विकासवादी सिद्धांत अगस्ट काम्त महोदय का बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स महोदय का बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा संरचनात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस महोदय बता रहा। ऑप्शन डी कह रहा चक्रीय सिद्धांत एंथोनी गिडेंस का बता रहा। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आप सब बताइएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका आंसर भी आप लोग प्रैक्टिस से सॉल्व कर ही रहे हैं, तो आप सबको पता ही होगा अच्छे से। क्या प्रश्न है आप देखिए, कौन सी सही जोड़ी नहीं है, पहचान कर सही उत्तर दीजिए। तो आपका ये ऑप्शन ए विकासवादी सिद्धांत, ये आपका सही ही है, ठीक है। और चक्रीय सिद्धांत हिपैटिक सोरोकिन, ये भी आपका सही है। संघर्ष सिद्धांत, ये जो आपका है, ये संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स का, ये भी सही। संरचनात्मक सिद्धांत जो आपका है, ये भी किंग्सले डेविस महोदय का है। तो इसका आंसर आपका ये जो बचा है संरचनात्मक अर्थात प्रकारात्मक सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी, ये आप ध्यान दीजिएगा। अरे कहाँ जा रही है, ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस महोदय जो रह रहा, ये नहीं होगा, क्योंकि संरचनात्मक सिद्धांत मैंने बता दिया ना, किंग्सले डेविस महोदय का है, और प्रकारात्मक उपागम और संरचनात्मक जो है ये किंग्सले डेविस महोदय का है, ना कि ये एंथोनी गिडेंस महोदय का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है इसके जगह। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी सही। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये
कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस विचारधारा से संबंध रखते हैं? आप सब इसका आंसर पता हो गया होगा, जो कह रहा है कि आपके कार्ल मार्क्स महोदय सामाजिक परिवर्तन के किस विचारधारा से संबंध रखते हैं। आपका ऑप्शन ए कह रहा चक्रीय, ऑप्शन बी प्रकारात्मक, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी विकासवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका आंसर है आपका संघर्षवादी सिद्धांत इसमें जो हो जाएगा। ऑप्शन सी क्रांतिकारी अर्थात संघर्षवादी एक ही बात होता है, तो यही इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आप सब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी क्रांतिकारी ये आप सभी का आंसर हो जाए। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस विचारधारा से संबंध रखते हैं? क्रांतिकारी अर्थात संघर्षवादी विचारधारा से, क्योंकि हमेशा कार्ल मार्क्स जहाँ, तो मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को, जहाँ द्वंद्व की, क्रांति की और संघर्ष की बात आती है, वहाँ तुरंत बिना कुछ सोचे समझे आंसर टिक मार दीजिए, उसको काला करके चले आइए, क्योंकि उसमें कार्ल मार्क्स ही होते हैं। द्वंद्व, संघर्ष और क्रांति की बात हमेशा कार्ल मार्क्स ही करते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन सी है क्रांतिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए? ये प्रश्न कह रहा है समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? प्रश्न ध्यान दीजिए कि कह रहा है समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों पर किसने बल दिया, यानी कि आपका ऑप्शन ए अगस्ट काम्ट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम। प्रश्न आप ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया कह रहा था। तो सामाजिक तथ्यों पर किसने बल दिया? तो इसका तो सामाजिक तथ्य ही आते, आप लोग अगर प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं आंसर तुरंत पकड़ लेंगे, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो इमानुएल दुर्खिम महोदय हैं, आप समझ ही गए होंगे। ये इमानुएल दुर्खिम महोदय जो आपके हैं, ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा सर्वप्रथम रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दिया है इन्होंने। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, रूल्स ऑफ जो है सोशियोलॉजी मेथड में सामाजिक तत्व की अवधारणा आपके इमानुएल दुर्खिम महोदय ने दे रखा है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप सभी का। प्रश्न नंबर ये 66 है, आप लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 क्लास के सिद्धांतकार हैं। क्या करा है? निम्नलिखित में से 4 क्लास के सिद्धांतकार यानी समाजशास्त्री हैं आपको, जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया। इनका सही क्रमबद्ध क्या होगा? सही क्रमबद्ध पूछ रहा, 4 समाजशास्त्रियों को का सही क्रमबद्ध है। इसमें क्या कर रहा है? 4 क्लास के ये सिद्धांतकार हैं और समाजशास्त्र को अधिक प्रभावित किया है। इनका सही क्रमबद्ध क्या होगा? तो आपका ऑप्शन जो दे रहा है, ऑप्शन में आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग छांटिएगा इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है, ये देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, अगस्ट काम्ट। ऑप्शन बी कह रहा है अगस्ट काम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन सी कह रहा है अगस्ट काम्ट, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर। अगला ऑप्शन डी कह रहा है इसका क्रम कि मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम, अगस्ट काम्ट, कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है, कौन सा 4 क्लास के सिद्धांतकार हैं, मतलब क्लासिकल समाजशास्त्री हैं, जिनका सही क्रम पूछ रहा है ये। तो इसका सही क्रम से आपको बता दूँ, कुछ फ्रेंड्स को पता भी चल गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ये आपका। इसका सही क्रम ये ऑप्शन सी, ये अगस्ट काम्ट महोदय हैं, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर हैं, ये ऑप्शन सी। आप सबको जानकारी इसकी हो ही गई होगी, क्योंकि इनका जो है देखिएगा, जो अगस्ट काम्ट महोदय हैं आपके सन आप नोट कर लीजिएगा तो आपको जानकारी हो जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगस्ट काम्ट महोदय आपके 1798 से 1857 हैं और कार्ल मार्क्स महोदय 1818 से 1883 हैं। इमानुएल दुर्खिम महोदय जो हैं 1858 से 1917 हैं और उसके बाद लास्ट में आपके मैक्स वेबर हुए जो 1864 से 1920 हैं आपके ये मैक्स वेबर महोदय। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, जो अगस्ट काम्ट महोदय हैं 1798 से 1857, कार्ल मार्क्स जो है 1818 से 1883 हैं, इमानुएल दुर्खिम है 1858 से 1917 हैं और उसके बाद लास्ट में मैक्स वेबर जो महोदय हैं, ये आपके मैक्स वेबर महोदय, ये लास्ट में आपके
ये क्या होगा, मैक्स वेबर महोदय आपका मैंने बता दिया, ये 1864 से 1920 इनका है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि ये प्रश्न गलत ना हो। क्रम अक्सर पूछता है और याद नहीं रहता, सन गलत हो जाता है। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में किस समाजशास्त्री ने स्थापित करने का प्रयास किया है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए दुर्खीम, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी काउंट, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि स्पेंसर लिखा, 60 नाम सबका लिख रखा है इसने। तो आप लोग इसका आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा बिना बताए ही, अगस्त काम्ट महोदय हैं। ये आपके ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अगस्त काम्ट महोदय। ये जो है समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया है इन्होंने, आपके अगस्त काम्ट महोदय, क्योंकि ये 1838 में समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। 1838 में नोट कर लीजिएगा। और समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं और कहते हैं सामाजिक संबंधों और सामाजिक अंतःक्रियाएं और संस्कृति के प्रतिरूप में शामिल ये विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं, कहते हैं। आइए देखते हैं आपका प्रश्न ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है। तो इसका आंसर आपको पहले प्रश्न पढ़ते ही पता चल गया होगा। आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण संबंधित पाया है। तो आपका ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम महोदय, ऑप्शन बी आर के मर्टन, ऑप्शन सी एच कूले, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा कि ये आत्महत्या से संबंधित बातें कौन करता है। मैंने कहा ना, आप लोग पहले ही जान गए होंगे। इसका उत्तर आपका इमाइल दुर्खीम महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ये इमाइल दुर्खीम जो है आत्महत्या की दर व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया जाता है, इमाइल दुर्खीम है। क्योंकि इमाइल दुर्खीम जो इनकी पुस्तक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हालांकि बहुत फेमस है, आप लोग पहले से पता है, द सुसाइड, यानी कि आत्महत्या की दर के बारे में इसी में इन्होंने पूरी जानकारी दे रखा है इसमें। और आत्महत्या को ये 3 प्रकार की आत्महत्या बताते हैं, आप पढ़ ही रखे हैं। अहमवादी है आत्महत्या, जिसको ये एनामिक कहते हैं, ठीक है। और अगला बताते हैं पदार्थवादी आत्महत्या, और फिर ये बताते हैं भागवादी आत्महत्या का उल्लेख करते हैं। आत्महत्या के बारे में इन्होंने काफ़ी विस्तार से द सुसाइड पुस्तक में लिख रखा है, और क्लास में आप देख ही लिए होंगे। इमाइल दुर्खीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइटर हैं, इनको आप सब पढ़े होंगे अच्छे से। यहाँ से प्रश्न तो गलत कभी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से प्रश्न गलत होगा तो आप 100% श्योर है आप उस एग्ज़ाम से, उस रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए पढ़ाई अच्छे से आप लोग करिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप सभी के लिए। प्रश्न कह रहा सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण। देखिए आत्महत्या से संबंधित है ये जो सती है, सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है। सती प्रथा आपको याद होगा, सती प्रथा पढ़े ही होंगे। तो कह रहा किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए दिए रखा है, विसंगत जन्म आत्महत्या, विसंगत जन्य आत्महत्या। ऑप्शन बी है अहमवादी आत्महत्या, ऑप्शन सी पदार्थवादी आत्महत्या, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, ये पीजीटी में जो है आपका बार बार पूछा जा रहा, 9 में या 4 में पूछा जा चुका है। तो आप सब इसको ज़रूर, इसका आंसर पता होना चाहिए। पदार्थवादी आत्महत्या आपका क्या है। ये देखिए, मैं ये कह रहा सती किस प्रकार की आत्महत्या है, तो पदार्थवादी आत्महत्या मैं आप सभी को बता ही दिया आंसर, ऑप्शन सी है पदार्थवादी आत्महत्या। क्योंकि पदार्थवादी आत्महत्या समाज में आप जान ही रहे कैसे समाज या समूह के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करने का इच्छा प्रेरित करती है। ये आपके कौन सा सती जो है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि उस समय सती लोग किस प्रकार क्यों होते थे। जो है जब सामूहिक रूप से युद्ध वगैरह होता था सैनिकों द्वारा देश की रक्षा में, जब वो मार दिए जाते थे या पराजित हो जाते थे तो उनके साथ वैर होता, तो जो स्त्रियाँ थी अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जो है ये आत्महत्या इस तरह सती हो जाती थी, कहते थे इस प्रकार की आत्महत्या करती थी। ये खासकर भारत में अब काफ़ी प्रचलित रहा है पहले के समय में। आज के आधुनिक समय में तो पढ़े लिखे लोग जागरूक हो गए, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से तो गलत है, आप लोग भी जानते होंगे गलत है, क्योंकि इस प्रकार भारत में विधवाओं द्वारा अपने पति की चिता पर सती हो जाने की प्रथा पदार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है।
तो ये गलत जो है नियम था। हालांकि सती प्रथा के बारे में जान ही रहे हैं, किसने रोक लगाया, क्या है, क्या कानून बना है, भारतीय संविधान इसको संरचना और संरक्षा करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न ये क्या कह रहा। ये कह रहा शास्त्रीय समाजशास्त्री में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिणामात्मक विधि का प्रयोग किया है। प्रश्न ध्यान दीजिए, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कह रहा मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कह रहा इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन डी कह रहा अगस्त काम्टे महोदय हैं। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से है ये आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए कि इमानुएल दुर्खिम महोदय ही हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इनकी पुस्तक है इमानुएल दुर्खिम महोदय की द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसमें इस पद्धति के महत्व को इन्होंने बताया है अच्छे तरह से। दुर्खिम ने तुलनात्मक पद्धति का प्रत्यक्ष प्रयोग जो है इस पद्धति में किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, क्योंकि एग्ज़ाम आप सबका संभवतः यूपी स्टेट का 3 महीने के अंदर जो ये मैडम आई हैं आपकी डॉक्टर कीर्ति पांडे मैडम नए अध्यक्ष के रूप में चयन बोर्ड में शिक्षा चयन आयोग में जो है, सॉरी फ्रेंड आप जानते हैं ना इसका पहले नाम शिक्षा चयन आयोग था, शिक्षा चयन सॉरी फ्रेंड पहले इसका शिक्षा चयन बोर्ड नाम था, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, अब इसका नाम हो गया शिक्षा सेवा चयन आयोग। आप ये जीएस है, ये पूछ सकता है इसका नाम पहले क्या था, अब क्या बदल के रख दिया गया है। पहले आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसका नाम पहले शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, अब इसका नाम शिक्षा सेवा चयन आयोग है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न हो गया कि नहीं, इकहत्तर आर्थिक संकट के नहीं, अभी नहीं। आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार क्या है। प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को क्या कहते हैं। यानी कि आर्थिक संकट आप जान ही रहे हैं, आर्थिक संकट के तहत किसान आत्महत्या करते हैं, जो मजदूर आत्महत्या करते हैं, और जो कोई बिजनेसमैन होता है आर्थिक संकट के कारण बिजनेस धंधा ना चलने के कारण आत्महत्या करते हैं, तो उसको किस प्रकार की आत्महत्या की श्रेणी में रखा जा सकता है, ये पूछ रहा है। ये तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है अस्वाभाविक, ऑप्शन बी आमवादी, ऑप्शन सी पदार्थवादी, ऑप्शन डी व्यवसायिक। तो किस प्रकार की आत्महत्या में आता है, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, फटाफट आप लोग जो है दीजिए आप सब इस प्रश्न का उत्तर आर्थिक संकट के समय। तो क्या कर रहा है, बढ़ती आत्महत्या के प्रकार कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अस्वाभाविक है, क्योंकि आर्थिक समय बढ़ती आत्महत्या को अस्वाभाविक आत्महत्या में ही आएगा। ये आपका ऑप्शन ए इसलिए सही हो जाएगा, ये अस्वाभाविक आत्महत्या है, क्योंकि ये इमानुएल दुर्खिम महोदय जो हैं आत्महत्या के बारे में विस्तार से लिख रखा है। इनकी पुस्तक द सुसाइड है, मैं बता ही दिया कि सामाजिक घटना को बताते हैं, सामाजिक घटना में आत्महत्या के प्रकार बताए हैं इमानुएल दुर्खिम महोदय। क्या क्या बताए हैं आप नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना, आप पढ़े हैं जान ही रहे हैं। आमवादी आत्महत्या है, अगला है परमार्थवादी आत्महत्या है, और अगला है आपका अस्वाभाविक या विसंगत जन्य आत्महत्या, इसी को कहते हैं अस्वाभाविक या विसंगत जन्य आत्महत्या, इसी को कहते हैं। और अगला बता रहे हैं 4 नंबर आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि याद करके रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न क्या कह रहा है। योग्यतम की जीवता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है। क्या कह रहा है, योग्यतम की जीवता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी अगस्ट काम्ट, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी मैनहाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि योग्यतम की जीवता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, और आपका पीजीटी में भी पूछा जा चुका है, दिल्ली में भी पूछा जा चुका है ये। तो ये आपका आंसर हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हो जाएंगे। आप सभी के लिए बता दे रहे हैं, आपका हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। योग्यतम की जीवता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय द्वारा दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
आपका। ये क्या कह रहा है प्रश्न, आप ध्यान दीजिए, किसके द्वारा प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किया गया है। किसकी बात कर रहा है, द्वंद्व को कह रहा है, दो भागों में, ठीक है, वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है लेविस-कोजर, ऑप्शन बी जॉर्ज-सिमेल, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी हेरेनडॉर्फ। तो किसके द्वारा किया गया आप लोग बताइएगा। तो ये लेविस-कोजर महोदय हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लेविस-कोजर महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। किसने, ये कह रहा है किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में देखा है। किस समाजशास्त्री ने, किस विद्वान ने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए लुई अल्थुजर, ऑप्शन बी लेविस-कोजर, ऑप्शन सी कोमिस, ऑप्शन डी है हेरेनडॉर्फ महोदय दिया है। तो इसमें से किसने हैं, तो ये भी आपके लेविस-कोजर महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका जो है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में 2019 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप ध्यान दीजिएगा, ये लेविस-कोजर महोदय हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होकर पुनर्एकीकरण का कार्य करती है। ये इनका मानना आपके लेविस-कोजर महोदय की है, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परेटो के तार्किक क्रिया पर लागू होता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ये परेटो महोदय के तार्किक क्रिया पर लागू होता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी कह रहा है उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड्स ए और बी दोनों, ये जो दिया है ए बी, और इसमें डी कह रहा है कामुकता पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो ए और बी इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। ये आप देखिए ऑप्शन सी आंसर सही है इसका। कैसे सही है, क्या जो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कि कौन सा परेटो के तार्किक क्रिया पर लागू होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी दिया है उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, ये दोनों जो है परेटो पे लागू होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका ए और बी आंसर दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। ये प्रश्न है आपका, नौकरशाही पर मैक्स वेबर का कौन सा विचार असत्य है। नौकरशाही पर मैक्स वेबर का कौन सा विचार असत्य है, यानी कि 3 सही है, एक इसमें से नहीं सही है। तो ऑप्शन ए दे रहा है, आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए दे रहा है पूंजीवादी समाजवादी। नौकरशाही पे मैक्स वेबर की बात पूछ रहा है, कौन सा असत्य है, ध्यान दीजिएगा। आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर आप किसी का। ऑप्शन बी कह रहा अत्यधिक भौतिक समृद्ध और मानसिक संतोष, ऑप्शन सी कह रहा प्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं, ऑप्शन डी कह रहा असंबद्धता में अधिकतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी है ये आपका, ऑप्शन बी अत्यधिक भौतिक समृद्ध और मानसिक संतोष जो है नहीं है। नौकरशाही पर मैक्स वेबर का ये विचार नहीं है। बाकी आपका जो है ये ऑप्शन ए और ए सी और डी तीनों विचार नौकरशाही पर मैक्स वेबर का सत्य है, ठीक है। तो इसलिए आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होगा। इसका आंसर प्रश्न नंबर ये 78 आ गया फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया क्या है। ये कार्ल मार्क्स महोदय हैं पूछ रहा है कि इनके अनुसार कि उचित ऐतिहासिक क्रिया क्या है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है भौतिक, आपका ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिए ऑप्शन ए है भौतिक जीवन के लिए उत्पादन, ऑप्शन बी है एकता, ऑप्शन सी है आदर्श, ऑप्शन डी है धन की लालसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार तो इसका आंसर सभी को मेरे ख्याल से पता होगा कि भौतिक जीवन के लिए उत्पादन ये कार्ल मार्क्स की ही विचारधारा है जो है, ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा आपका कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये कह रहा कौन सा एक युग्म नहीं
सुमेलित है सही। तो इसमें से ऑप्शन ए दे रखा, आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए कह रहा प्रत्यक्षवाद ऑगस्ट कॉम्ट का। आप लोग आंसर बताइएगा सही, ध्यान दीजिए। सामाजिक इमाइल दुर्खिम का। नौकरशाही विल्फ्रेड प्लेटो का। डी कह रहा है वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स का। इसका आंसर कॉमन है, आप सभी लोग सब जो है कॉमन सोशियोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री, जो इसमें से नया कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप सभी को अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग जो है पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद ये ऑगस्ट कॉम्ट महोदय का ही है, सामाजिक ये ऑगस्ट कॉम्ट महोदय का ही है, जो है ये नौकरशाही जो है ऑप्शन सी, ये नौकरशाही आपका किसका है, मैक्स वेबर महोदय का है, ना कि विल्फ्रेड प्लेटो का। वर्ग संघर्ष ये आपका कार्ल मार्क्स का ही है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये नौकरशाही जो आपका है ये विल्फ्रेड प्लेटो महोदय का ना होके ये आपका मैक्स वेबर महोदय का है, आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने तर्क और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा को दिया है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने तर्क और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा को दिया है। इसका भी आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, फटाफट आंसर देखिए। ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी में वेबर, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी मार्क्स। क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। इसका आंसर जो है सभी को पता होना चाहिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटो महोदय हैं, ये विल्फ्रेड प्लेटो महोदय हैं, ये तर्क और अतर्क संगत क्रियाओं की अवधारणा को ये आपके विल्फ्रेड प्लेटो महोदय ने दिया है, क्योंकि तार्किक क्रिया किसी भी इच्छित लक्ष्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधनों का बुद्धिसंगत चयन होती है। किसकी अवधारणा है, ये प्लेटो की है। ठीक है, ये कहते हैं अतार्किक क्रिया के दो प्रकार बताते हैं, एक अवशिष्ट चालक तथा दूसरा भ्रांत तर्क चालक, ये बताते हैं। आप लोग पढ़े ही हैं इसको। और मानव के अतार्किक और बुद्धिहीन व्यवहारों को प्रेरित करने वाली भावनाओं को, उद्वेगों और को जो है ये प्लेटो ने अवशिष्ट चालक कहा है। और जो भ्रांत तर्क क्रियाओं का ऐसे व्यापक समूह हैं उसको इन्होंने कर्ता के व्यवहार की तार्किकता और औचित्य की स्थापित करने का यत्न करते हैं आपके प्लेटो महोदय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये आपका, सामाजिक स्थितिकी की अवधारणा किसने दी है। प्रश्न रिपीटेड है, अभी सामाजिक गतिकी और सामाजिक स्थितिकी की बात दोनों की बात हुई थी, यहाँ सामाजिक गतिकी की बात हो रही है केवल की। तो आपको इसका अंतर पता ही होगा, सामाजिक गतिकी ये और सामाजिक स्थितिकी। तो सामाजिक स्थितिकी की अवधारणा किसने दी है। तो आपका ऑप्शन ए श्रीनिवासन, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी कॉम्ट, ऑप्शन डी दुर्खिम। इसका आंसर आप लोग अच्छे से आना चाहिए। सामाजिक गतिकी सामाजिक स्थिति, अभी मैंने आप सभी को बताया है कि सामाजिक स्थिति की अवधारणा जो है ऑगस्ट कॉम्ट महोदय की है। इसके अंतर्गत समूढ़ समाज और विभिन्न भागों को पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करते हैं और कहते हैं एक मत संबंध यानी कंसेंसस को ढूंढा जाता है, ये इनके अनुसार है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को पता है, क्लियर कर लीजिए आप लोग इसका। मैं सोचता हूँ कमेंट करके, क्योंकि ये दोबारा आया, कमेंट करके इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइए। प्रश्न नंबर 81 का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप दीजिएगा आप लोग, ताकि मुझे भी देखे कि आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये फिर आ गया, देखिए नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है। ये नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है, ये भी प्रश्न जो है सिंपल सा, आप लोगों का गलत कभी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए कॉम्ट, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी पार्सन्स, ऑप्शन डी वेबर। तो नौकरशाही की अवधारणा ये मैक्स वेबर महोदय हैं, इसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है खुद से जान गए होंगे कि नौकरशाही की बात मैक्स वेबर महोदय करते हैं। हालांकि ये MP असिस्टेंट में 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न आ रहे हैं आपके इधर उधर के हैं। ये प्रश्न मैंने कहा ना कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ऐसे प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए, सिंपल प्रश्न अगर गलत हो गए तो श्योर है आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। ये प्रश्न नंबर 84 है आपका, कह रहा मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। किसका, कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। किस पे आधारित है आपका, ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी जात संघर्ष, ऑप्शन सी जात प्रजातीय संघर्ष, ऑप्शन डी पीढ़ीगत संघर्ष। इसका भी आंसर आप सभी को पता हो गया होगा, वर्ग संघर्ष जो है ये कार्ल मार्क्स की जो है ना कि
और कोई, क्योंकि मैं कहता हूँ जहाँ संघर्ष और क्या कहते हैं द्वंद्व और क्रांति की बात आती है वहाँ जो है कार्ल मार्क्स महोदय आपके होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका वर्ग संघर्ष। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका विस्तार तो करना ही नहीं है क्योंकि आप लोग कार्ल मार्क्स ये जो राइटर आ रहे हैं आपके सब काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं जहाँ से प्रश्न बने हैं, इनको आप अच्छे से पढ़े ही होंगे। आप अगला प्रश्न ये है, धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र और लौकिक की मध्य अंतर स्थापित किया है। ये भी आंसर आपको फटाफट बता देना चाहिए जब तक मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। धर्म की अपनी व्याख्या में क्या कह रहा है, धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र और लौकिक के मध्य अंतर स्थापित किया। अंतर की बात कर रहा, आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी टायलर। ऑप्शन ध्यान दीजिए, दुर्खिम है, वेबर है, मार्क्स है, टायलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो दुर्खिम इमानुएल दुर्खिम महोदय हैं। ये जो है धर्म की अपनी व्याख्या में पवित्र और लौकिक की शक्तियों की बात ये इमानुएल दुर्खिम महोदय करते हैं। तो आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धर्म और सत्य, क्योंकि आपको पता है इनके बारे में। पवित्र और लौकिक, दुर्खिम ने धर्म पवित्र के वस्तुओं से संबंधित विश्वासों आचरणों की व्याख्या बहुत अच्छे से किया। इमानुएल दुर्खिम आप सभी के सिलेबस में इनको से अच्छे से पढ़ डालिएगा, ठीक है आप लोग, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम होगा। जो यूपीपीजीटी की तैयारी खासकर कर रहे हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग जो है अब लापरवाही मत करिए, गलती मत करिए, पढ़ाई में अपनी तेज़ी लाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए जो न पढ़ रहे होंगे, वरना फिर बाद में बहुत पश्चाताप होगा रिजल्ट आने के बाद। आपके पास समय बहुत कम बचा है, समय का अभाव है, मत सोचिए 3 महीना है। आप इस समय आप लोग कम खाइए, कम सोइए और अधिक पढ़िए, जागिए अधिक, यानी कि निशाचर बनिए, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ रिजल्ट पाने के लिए। तो ये देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी आत्महत्या दुर्खिम द्वारा नहीं दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कौन सी आत्महत्या ये इमानुएल दुर्खिम महोदय द्वारा नहीं दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा अहमवादी आत्महत्या, ऑप्शन बी कह रहा स्वाभाविक आत्महत्या, ऑप्शन सी कह रहा परार्थवादी आत्महत्या, ऑप्शन डी कह रहा अस्वाभाविक आत्महत्या, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आप सब बताइएगा। ये स्वाभाविक आत्महत्या, इसमें कह रहा निम्न में से कौन सी आत्महत्या दुर्खिम के अनुसार नहीं है। तो ये स्वाभाविक आत्महत्या आपके ये इमानुएल दुर्खिम का नहीं है। तो क्योंकि ये संघर्षवादी आपका ये प्रश्न जो कह रहा है कि स्वाभाविक आत्महत्या ये नहीं है। और ये आप देखिए दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के 4 प्रकार इन्होंने बताया है इमानुएल दुर्खिम ने। कौन सा, हमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, अपरितम आत्महत्या, भागवादी आत्महत्या, ठीक है। और ये इसमें देखिए जो आपके डेरेनडॉर्फ अपने सिद्धांत के अनुसार माने जाते हैं, ये संघर्षवादी आत्महत्या की बात करते हैं आपके डेरेनडॉर्फ महोदय, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब लोग आंसर बी ये है, स्वाभाविक आत्महत्या। आइए देखिए ये इमानुएल दुर्खिम द्वारा नहीं दिया गया, ठीक है, स्वाभाविक आत्महत्या। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। ये प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन सा वेबर से नहीं संबंधित है। कह रहा निम्नलिखित सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन सा वेबर से नहीं संबंधित, ये नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए उद्देश्य से जुड़ी, क्या कह रहा है, ऑप्शन ए उद्देश्य से जुड़ी विवेकशील क्रिया, ऑप्शन बी कह रहा है तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है मूल्यों से जुड़ी विवेकशील क्रिया, ऑप्शन डी कह रहा है परंपरागत क्रिया। आप प्रश्न ध्यान दीजिए तो उत्तर अपने आप आ जाएगा कि सामाजिक क्रिया के प्रकारों में कौन सा वेबर से नहीं संबंधित है, जो मैक्स वेबर महोदय हैं। तो ये तार्किक एवं अतार्किक क्रिया ये मैक्स वेबर महोदय से नहीं संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, ठीक है, क्योंकि ये क्रिया आपका तार्किक अतार्किक क्रिया ये विल्फ्रेड प्लेटो महोदय से संबंधित है, ये आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है अगला ये आ गया आपका 90 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। जो इमानुएल दुर्खिम महोदय हैं, कह रहा है उनके अनुसार धर्म का क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है इमानुएल दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है
क्या है? आप ऑप्शन ए आत्मवाद, ऑप्शन बी जादू, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद, ऑप्शन डी टोटमवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपका देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटमवाद के बारे में अभी पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों को, टोटमवाद। इमाइल दुर्कीम कहा टोटमवाद, ये भी बता दे रहे हैं क्योंकि टोटमवाद के अंतर्गत क्या आता है, ये लोग जो अपने प्रतीक चिन्ह लगते हैं पशु वृक्ष का, पौधों का, या कोई पहनने के जो गले में हथियार वगैरह ताबीज़ वगैरह पहनते हैं उस टाइप में, इसी को टोटमवाद के अंतर्गत माना जाता है। इसका काफ़ी विस्तार से मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, इसको देखेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा इस पंथ का टोटमवाद के बारे में। और ये इमाइल दुर्कीम का टोटमवाद की क्लास में मैंने विस्तारपूर्वक कराया, आप पिछली क्लास देखेंगे, पिछली क्लासों में पा जाएंगे अच्छे से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 91 में ये कह रहा है वेस्टरहैम किसका उल्लेख करता है? वेस्टरहैम किसका उल्लेख करता है? ऑप्शन ए सामाजिक घटना की प्रत्यक्ष समझ, ऑप्शन बी सामाजिक घटना की अप्रत्यक्ष समझ, ऑप्शन सी है सहभागितापूर्ण सामाजिक घटना, ऑप्शन डी है सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका डी सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ। सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेस्टरहैम शब्द का उल्लेख जो है मैक्स वेबर ने किया है, और यह जो वेस्टरहैम शब्द है जर्मनी भाषा का शब्द है। वेस्टरहैम सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ का उल्लेख विस्तार पूर्वक करता है। इसका आंसर आप लोगों को जानकारी हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर ये आपका वेबर कह रहा है वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग किया है? ये जो मैक्स वेबर महोदय हैं कह रहा है कि पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है ऐतिहासिक पद्धति, ऑप्शन बी तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी दार्शनिक पद्धति, ऑप्शन डी ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग किया है, इसमें पहला ए बी सी डी में से जो ऑप्शन आया है इसमें से किस पद्धति का प्रयोग किया है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, 92 नंबर प्रश्न यहाँ आ गया। तो ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का ये अध्ययन जो है आपके वेबर का है। मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस प्रकार पद्धति का प्रयोग किया? तो ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति, ये जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ना कि ऐतिहासिक तुलनात्मक दार्शनिक। ये भी आपका ये ए बी सी ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, ये बी सी ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ये जो है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। ये कह रहा प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि मार्क्स का लंपट सर्वहारा से क्या अभिप्राय है? जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं पूछ रहा है कार्ल मार्क्स महोदय की मार्क्स का लंपट सर्वहारा से क्या अभिप्राय है? तो आपका ऑप्शन ए निम्न वर्ग मजदूर कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है संविदा श्रमिक, ऑप्शन सी कह रहा है भिक्षुक मजदूर एवं छोटे अपराधी लंपट वर्ग, ऑप्शन डी कह रहा है सभी श्रमिक स्त्रियां किसान व अपराधी। तो इसका आंसर आप सभी को पता हो गया होगा। कार्ल मार्क्स के बारे में जो बार बार पढ़े हैं इन राइटर को, ये पेपर सॉल्व किए हैं, तो इसका आंसर जरूर लंपट सर्वहारा वर्ग से कार्ल मार्क्स का क्या संबंध है। तो इसका आंसर आप सभी को जरूर पता होगा। भिक्षुक असंगठित क्षेत्र के मजदूर व छोटे अपराधी जो होते हैं वो लंपट की श्रेणी में रखते हैं कार्ल मार्क्स महोदय। तो इस हिसाब से आपका आंसर ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत। जो भिक्षुक मजदूर एवं छोटे अपराधी होते हैं इनको कार्ल मार्क्स लंपट सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न कह रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्लेटो की है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्लेटो की है? ऑप्शन ए अतार्किक क्रिया, ऑप्शन बी ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऑप्शन सी विसंगत, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका आप सभी का आंसर जरूर आना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्लेटो की है। तो ये अतार्किक क्रिया की जो अवधारणा है
ये उन्होंने अतार्किक क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं आपके, अवशिष्ट चालक, भ्रांत चालक। कौन? विल्फ्रेड प्लेटो जो है। तो उस हिसाब से अतार्किक इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए अतार्किक क्रिया। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये मैक्स वेबर से संबंधित प्रश्न है। कह रहा मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप से अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया है ना। कह रहा कि अपने सिद्धांत का कहाँ है ना, भारत में किया है। आपका ऑप्शन ए धार्मिक पक्ष, ऑप्शन बी आर्थिक पक्ष, ऑप्शन सी राजनीतिक पक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप में अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया है। तो ऑप्शन ए है धार्मिक पक्ष, ऑप्शन बी आर्थिक पक्ष, ऑप्शन सी राजनीतिक पक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये जितने इसमें दिए गए ऑप्शन ए बी सी डी धार्मिक आर्थिक राजनीतिक सभी ये मैक्स वेबर महोदय की सिद्धांत पर के विश्लेषण पर अध्ययन आधारित है, क्योंकि इस विश्लेषण का मैक्स वेबर ने भारत में काफ़ी विस्तार पूर्वक कर रखा है। समझिए आप लोग, क्योंकि मैक्स वेबर देखिए एक प्रतिष्ठा समाजशास्त्रीय साहित्य में बहुत इनकी ऊंचा स्थान प्राप्त है, ये आप जान ही रहे हैं। ये किंग्सले डेविस, यहाँ तक कि मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्री के जनक थे। क्या? किंग्सले डेविस जो है कहते हैं कि मैक्स वेबर आधुनिक समाजशास्त्री के जनक हैं। ये किंग्सले डेविस कहते हैं मैक्स वेबर को, ये आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा चुका है किसने मैक्स वेबर को समाजशास्त्र का जनक कहा है, तो किंग्सले डेविस महोदय कहें, आप नोट कर लीजिएगा। वेबर ने पहली बार समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ा है। किसने मनोविज्ञान के साथ समाजशास्त्र को जोड़ा है? मैक्स वेबर ने जोड़ा है। ये भी आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुई? ठीक है, कह रहा साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष, साम्यवादी घोषणा पत्र आपका किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो आपका ऑप्शन 1846 यानी 1846, ऑप्शन बी दे रहा 1847 1847, ऑप्शन सी दे रहा 1848 1848, ऑप्शन डी दे रहा है 1849 यानी कि 1849। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता नहीं होगा संभवतः, वैसे ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1848 यानी कि 1848 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आप सब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुई है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र आपको जानकारी के लिए होगी ही। साम्यवादी घोषणा पत्र जो है लंदन में घोषित हुआ था और सन 1848 में जो है हुआ था। यह एक वैज्ञानिक कम्युनिज्म का कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज है। तो इसमें जो है सभी सर्वहारा के क्रांतिकारी विचारक थे, सिद्धांत थे उसी के बारे में सरल रूप से व्याख्या किया गया है। और इसके जो लेखक हैं आपके साम्यवादी घोषणा पत्र के, आपको पता होगा इसके लेखक कार्ल मार्क्स महोदय हैं, और इनके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का नाम इनके क्या है कार्ल मार्क्स महोदय के, जो है एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स अथवा फ्रेडरिक एंजल्स भी लिखा जाता है। तो इनके फ्रेंड्स जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, दोनों लोगों ने मिलकर इस साम्यवादी घोषणा पत्र की लिखा है सन 1848 में। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है कि किस समाजशास्त्री विद्वान ने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो आपका ऑप्शन ए दिया है लेनिन, ऑप्शन बी लुई अल्थुजर, ऑप्शन सी लेविस कोजर, ऑप्शन डी फर्डिनांड टानीज महोदय। तो क्या कह रहा है, किस समाजशास्त्री विद्वान ने संघर्ष तनाव प्रबंध की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? किस समाजशास्त्री ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर लेविस कोजर महोदय हैं, आप सबको पता होगा। ये ऑप्शन सी लेविस कोजर महोदय ये हो जाएंगे, क्योंकि कोजर ने बताया है कि संघर्ष तनाव के कारण भी हो सकता है, और सामाजिक संघर्ष के 2 कारण बताते हैं। वैसे संगठन आत्मक परिणाम और विघटन आत्मक परिणाम को ये जिक्र करते हैं आपके। ये
तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में लेविस कोजर महोदय। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया है। इसका उत्तर आप सभी को आना चाहिए, जिसको नहीं आ रहा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जिसको नहीं आ रहा तो ये मान लीजिए कि वो पढ़ाई एकदम से नहीं कर रहा है। तो औद्योगिक समाज के विश्लेषण में स्वयं में वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए दिया है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी लुई कोजर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब फटाफट बताइए। तो ऑप्शन डी है, कार्ल मार्क्स महोदय हैं, क्योंकि ये मैं कहा ना जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा तो ये समझिए वो पढ़ाई एकदम नहीं करता है। ये कॉमन प्रश्न था, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक माने जाते हैं, आपको पता है कार्ल मार्क्स के बारे में। औद्योगिक समाज के विश्लेषण में ये कहते हैं क्या, औद्योगिक समाज के विश्लेषण में कहते हैं स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। इनकी पुस्तक जो है जर्मन आइडियोलॉजी, उसी में इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक इन्होंने कर रखा है, जो है स्वयं में वर्ग और स्वयं के वर्ग के लिए आप लोग देख लीजिए। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आपका ये उत्तर प्रदेश जीआईसी में पूछा जा चुका है और आने की संभावना ही ऐसे प्रश्नों की रहती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा ये क्या है, ये कौन से समाज से आती है, कॉलिंस। कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। कह रहा है जो कॉलिंस महोदय हैं इनका संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। किससे प्रभावित है, ऑप्शन ए दिया है मैक्स वेबर एवं इमाइल दुर्खीम कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है घटना विज्ञान एवं निर्जात पद्धति विज्ञान से, ऑप्शन सी कह रहा है कार्ल मार्क्स एवं डेविड डार्क से कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है प्रकारवाद एवं नवप्रकारवाद से कह रहा है। तो इसका आंसर कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत बहुत हद तक प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर घटना विज्ञान और निर्जात विज्ञान से हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन बी है, देखिए घटना विज्ञान और निर्जात विज्ञान, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये 100 नंबर प्रश्न है, यानी 100 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि डेहरनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत पूर्णतः किस पर आधारित है। किसका कह रहा है, ये डेहरनडॉर्फ महोदय हैं, ये कह रहा है इस संघर्ष का सिद्धांत पूर्णतः किस पर आधारित है इनका। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सत्ता के संबंधों पर, ऑप्शन बी कह रहा है वर्गों के संबंधों पर, ऑप्शन सी कह रहा है जातियों के संबंधों पर, ऑप्शन डी कह रहा है प्रजातीय संबंधों पर। तो इसका आंसर आप सब बताइए क्या हो जाएगा। डेहरनडॉर्फ का संघर्ष सिद्धांत किस पर पूर्ण रूप से आधारित है, तो ये सत्ता के संबंधों पर ये पूर्ण रूप से आधारित है, ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। जो डेहरनडॉर्फ महोदय हैं ये संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं और कहते हैं कि आर्थिक संबंध ही संघर्ष का कारण नहीं मानते हैं। आर्थिक संबंध को संघर्ष का कारण मेन रूप से ये आपके डेहरनडॉर्फ नहीं मानते हैं। ये किसको कौन मानता है, कार्ल मार्क्स मानते हैं, ये नहीं मानते। फिर ये क्या कहते हैं कि सत्ता शक्ति के संबंध में भी संघर्ष जन्म देती है। ये कहते हैं जो सत्ता शक्ति के संबंध में भी संघर्ष को जन्म देती है, डेहरनडॉर्फ महोदय मानते हैं सत्ता के करीब। डेहरनडॉर्फ कहते हैं कि समाज के दो चेहरे हैं, एक संघर्ष और दूसरा सामंजस्य यानी मैत्री की बात करते हैं। इन दोनों के अस्तित्व को बनाए रखने की बात ये मानते हैं और कहते हैं ये जो एक दूसरे के पूर्व की आवश्यकताएं हैं कहते हैं, या दोनों विकल्प ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार डेहरनडॉर्फ कहते हैं कि संघर्ष का सिद्धांत सत्ता के संबंधों पर पूर्णतः आधारित है, इनका मानना है। तो ऑप्शन ए इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड, ये देखिए ये आपका सेकंड पार्ट था। पार्ट 1 में जो है मैंने 50 क्वेश्चन कराया था, इसमें जो है 50 क्वेश्चन 100 हो गया। अब इसका जो है अगला पार्ट जो आएगा पार्ट 3 रहेगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार कुल मिला के आपका जो है 100 क्वेश्चनों का ये प्रश्न उत्तर ये 150 प्रश्न हो जाएगा। ये 150 प्रश्न उत्तरों का आपका एक सीरीज है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप लोग पेपर वगैरह सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम संभवतः
ये यूपी पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग, और यूजीसी नेट ज़्यादा दिसंबर में होना ही है, तो इस लिहाज से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लापरवाही ना कीजिएगा। यदि आप लापरवाही करेंगे तो फिर वही है कि आपके साथ भी कुछ गलत हो जाएगा रिजल्ट में। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए जो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमारे इस क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी और अगली क्लास की टॉपिक पर कैसा चाहिएगा अभी। लेकिन इसका मैं अगला पार्ट थर्ड अभी लेके आप सभी के बीच ये 100 प्रश्न हो गया। अब 101 से अगला प्रश्न आपका आएगा। तो ये 150 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला है कुल मिला के। ये आपके 50 समाजशास्त्रियों पे है, ये आपके, ना कि जो है भारतीय समाजशास्त्रियों पर है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अगला आप किस टॉपिक पे क्या चाहिए आप सब बताइएगा फ्रेंड्स। आप सब ये का प्यार और सहयोग आप अपना इसी तरह प्रकार बनाए रखिएगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी के पास ये क्लास लेकर आता हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में आप लोगों ने काफ़ी प्यार और सहयोग दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में भी आप लोगों का प्यार और सहयोग काफ़ी मुझे प्राप्त होगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।